हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2025 के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन वाले अगले सेशन में। इसके 5-6 पार्ट्स इससे पहले हो चुके हैं, हम काफ़ी सारा पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज इसका नेक्स्ट पार्ट है। लेट्स सी, हमने लास्ट पार्ट में करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन किए थे, है ना? तो जिस बच्चे ने वहाँ तक क्लासेस नहीं देखी होंगी, प्लीज़ वो देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज हम और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी सारे कंसेप्ट्स इन क्वेश्चन से आपके क्लियर होने वाले हैं। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट के एग्जाम की है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड किसी भी स्टेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, ये हमारा कोर्स दिसंबर 2025 का नेट इकोनॉमिक्स का लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पर और इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप एनरोल कर सकते हो अभी। देखिए, ये वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज से क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू पर्टेनिंग टू वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। अब ये जो वैगनर लॉ है इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज का, ये है कि इसको समझते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर का जब हम टॉपिक करते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स में, उसमें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की ये वैगनर की थ्योरी पढ़ते हैं। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी है वैगनर की, ठीक है? इसमें ये कहा जाता है कि जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है, एज एन इकोनॉमी ग्रोज, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का भी साइज़ और उसका स्कोप भी बढ़ता है। यानी कि मोर इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का यूज़ इकॉनमी में बहुत जगहों पर होता है। देखिए, कई चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता, जहाँ पे गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो का रोल है इकॉनमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से गवर्नमेंट का रोल भी बढ़ता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ज़रूरत भी बढ़ती है। तो इसमें अब उसने ये पूछा है कि ट्रू कौन-सा नहीं है, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। तो देखो, पहले में है वैगनर लॉ इज़ क्लासिफाइड एज़ पॉजिटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है? पब्लिक एक्सपेंडिचर की भी थ्योरी है। पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशंस ग्रो एज प्रपोर्शन ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड आउटपुट। इसका क्या मतलब है? देखिए, कहता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशंस होते हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर ग्रो करता है किस प्रपोर्शन में? जिस प्रपोर्शन में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है ना? मतलब वही चीज़ है कि टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से जो पब्लिक सेक्टर है वो भी ग्रो करता है। देन अगला क्या है? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द पब्लिक सेक्टर इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पब्लिक सेक्टर है, जैसे-जैसे टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, वैसे-वैसे पब्लिक सेक्टर का इंक्रीज़ भी बढ़ता है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का वो भी इंक्रीज़ होता है जैसे-जैसे टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। पर वो कहता है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ जो होता है पब्लिक सेक्टर में वो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है? पर टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने से बढ़ता है। फिर द लॉ अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ वार ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें कोई वार का इफेक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर पर बताया? कुछ नहीं ऐसा बताया इसमें। तो डी नहीं है, यानी कि डी इसमें इनकरेक्ट है, हमको पता चल गया। फिर ई, पब्लिक एक्सपेंडिचर टेंड्स टू ग्रो इन ए स्टेप वाइज मैनर। कहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टेप वाइज मैनर में बढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। इसमें ए बी सी तीनों सही है, डी एंड डी गलत है। 4 आंसर इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, साफ-साफ ये तो हमको पक्का पता है ना कि वार की तो इसमें बात ही नहीं हुई, कोई ऐसा इफेक्ट ऑफ वार ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो डी तो इनकरेक्ट ही है एंड ए एंड बी साफ-साफ डेफिनेशन ही है वो वैगनर लॉ की। तो ए एंड बी करेक्ट है एंड डी इनकरेक्ट है। बस इसी से पता चल रहा है कि फोर्थ में ही उसने डी दिया हुआ है ना? फर्स्ट में दिया हुआ है पर फर्स्ट में ए भी तो करेक्ट है, उसने इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो डी फोर्थ में आ रहा है, तो दैट मीन्स फोर्थ इज करेक्ट, यानी कि डी एंड ई ऑप्शन गलत है। अब हम एक वो पढ़ते हैं ना, पीकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसमें हम पढ़ते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो उस थ्योरी में पढ़ते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रो लाइक ए जर्क इन जर्की फैशन, ठीक है? इन स्टेप लाइक मैनर, इन जर्की मैनर, ऐसा पढ़ते हैं उसमें। पीकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस में, जिसमें हम 3 इफेक्ट्स पढ़ते हैं, मतलब उस थ्योरी की बात है, इसकी बात नहीं है ना? तो इसीलिए इसके लिए वो सही नहीं है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसने कहा है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? देखिए, सारे पॉइंट समझते हैं। गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ने से यानी कि गवर्नमेंट बोरो ज़्यादा कर रही है ना? डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट का खर्चा जो है उसकी रेवेन्यू से ज़्यादा है ना? तो
अब यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा ज़्यादा कर रही है, बोरो ज़्यादा करेगी, है ना? गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी, डिमांड लोनेबल फंड्स की बढ़ेगी। डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स के ऐसे कर्व बनाते हैं हम, ये दैट इज़ अ डिमांड एंड दैट इज़ अ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी, लोनेबल फंड्स की डिमांड बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट, आगे की तरफ ये डिमांड कब जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन में उसने क्या कहा है, डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट। अब ये चीज़ समझो बड़े ध्यान से, डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट। को अगर याद हो, हमने क्राउडिंग आउट इफेक्ट पढ़ा हुआ है एक। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट में हमने पढ़ा है कि जब गवर्नमेंट बोरो करती है, गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ने से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता है और इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होती है। आया याद कुछ? जिसको हम बोलते हैं क्राउड आउट, क्राउड भीड़ का भागना। मतलब गवर्नमेंट के ज़्यादा खर्चे करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कम होना, और इसमें हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ने से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना। तो मतलब वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की बात करी गई है गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ने से। तो बी वाला आपका गलत हो गया, इनके डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा। तो यहाँ से हम करेक्ट ऑप्शन उसने कहना चूज करने को, ए को काट देते हैं और इसको भी काट देते हैं, ठीक है। अब ए वाला तो पता चल ही गया सही है, तो यहीं से आपका आंसर आपको पता चल सकता है कि ए डी सही है। फिर भी बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं। डी में इंक्रीज इन सेविंग इक्वल टू डिक्लाइन इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी तो उससे हमने क्या पढ़ा अभी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, है ना? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट एंड सेविंग्स पॉजिटिव रिलेशन होता है और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से नेगेटिव रिलेशन होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी। हाइयर इंटरेस्ट रेट, सेविंग्स बढ़ेंगी, है ना? और अगर लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझो, ये वाला रिलेशन ध्यान से समझो। जब भी इकॉनमी में इंटरेस्ट बढ़ता है, अब मान लो कि आप लोग बैंकों में पैसा जमा करा रहे हो, अब आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, आप कहोगे मैं खर्चा कम कर लेता हूँ, मैं पैसे ज़्यादा जमा करवा देता हूँ, मुझे इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलेगा, है ना? तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक जो आपको सेविंग पर मिलता है, एक वो जो आप लोन पर देते हो, ठीक है? तो दोनों तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के देख लो, अगर लोन वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे क्योंकि आपको लोन महँगा मिल रहा है। तो आपका सेविंग्स वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो आप सेव ज़्यादा करोगे। सेव ज़्यादा करोगे तो क वो सेविंग कहाँ से करोगे? कहीं न कहीं अपनी कंज़म्पशन को कर्टेल करके, कंज़म्पशन को कम करके, है ना? तो जब सेविंग बढ़ेंगी तो कंज़म्पशन जो है वो कम होगी। ये चीज़ बिल्कुल इक्वल होगी। जितना आप लोगों ने सेव किया उतनी कंज़म्पशन को कर्टेल किया आपने। तो वो चीज़ बिल्कुल सही है। दैट मीन्स इंक्रीज़ इन सेविंग इक्वल टू डिक्लाइन इन कंज़म्पशन। आगे देखिए, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन दैट बैलेंसेस द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से हमने पढ़ा भी इन्वेस्टमेंट भी कम हुई, कंजम्पशन भी कम हुई, दैट बैलेंसेस, और जितना मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी वो चीज़ उससे बैलेंस हो गई। अगर आपको पता हो तो टोटल आउटपुट जो होता है ना हमारा, वो ऐसे होता है, टोटल आउटपुट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ रहा है ना? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना बढ़ा, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट उतनी कम हो रही है। बात समझे? सो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन बैलेंसेस द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिकॉज टोटल आउटपुट इज फिक्स्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। बात क्लियर हुई? सो दैट्स वाई ये वाला भी सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द कंसेप्ट्स ऑफ एफिशिएंसी इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। अब इनमें से एफिशिएंसी इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से कौन से कंसेप्ट रिलेटेड है, देखो समझो। एन एलोकेशन इज पेरेटो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पेरेटो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एन एलोकेशन इज पेरेटो एफिशिएंट इफ नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। अगर एक पहले से बेटर ऑफ नहीं बन सकता दूसरे को वर्स ऑफ बनाए बिना, ठीक है ना? तो मेरी पूरी एक क्लास है पेरेटो ऑप्टिमलिटी पर, आपको यहाँ पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी।
ठीक है। सो पेरेटो एफिशिएंसी मींस पेरेटो ऑप्टिमलिटी कि अगर मुझे एक को बेटर ऑफ बनाना है तो मुझे दूसरे को वर्स ऑफ बनाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज कंप्लीटली एलोकेटिव एफिशिएंसी। रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज्ड हैं, तो अगर एक को बेटर ऑफ बनाना है तो वो कहाँ से रिसोर्स आएगा मेरा, दूसरे को वर्स ऑफ बना के इसको बेटर ऑफ बना पाऊंगी। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब ये कंसेप्ट जर्नल भी अप्लाई करता है, एनवायरनमेंट में भी अप्लाई करता है, ठीक है। अब बी वाला देखो, एफिशिएंसी इंश्योर्स ए फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग ऑल इंडिविजुअल्स। नहीं, ये एफिशिएंसी थोड़ी है, ये तो इक्विटी है। इक्विटी में ये चीज बात होती है कि फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंसी में नहीं। बी गलत हो गया। सी क्या है, मार्केट एलोकेशंस आर एफिशिएंट ओनली इन द, हाँ, अगर मार्केट फेलर्स ना हो, एक्सटर्नलिटीज ना हो, तभी मार्केट एलोकेशंस एफिशिएंट हम लोग बोलेंगे। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, अगर मार्केट फेलर आ जाए, एक्सटर्नलिटी आ जाए, तो पेरेटो ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हो पाती और मार्केट इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है, ठीक है। बिल्कुल। एफिशिएंसी कहते हैं कि नॉर्मेटिव कंसेप्ट है, नहीं, एफिशिएंसी नॉर्मेटिव कंसेप्ट नहीं है। एफिशिएंसी एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है। अभी आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। तो डी भी गलत हो गया। फिर ए सी और ये आ गया ना सही। हाँ, एनवायरमेंटल पॉलिसीज दैट इंटरनलाइज एक्सटर्नलिटीज। हाँ, एनवायरमेंटल पॉलिसी जैसे कॉस्ट थ्योरम पढ़ते हैं हम, पिगुइन टैक्सेस पढ़ते हैं, कार्बन टैक्सेस पढ़ते हैं, जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज एक्सटर्नलिटीज को इंटरनलाइज करती हैं। बिल्कुल। अब जब एक्सटर्नलिटी इंटरनलाइज हो जाएगी तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब एक्सटर्नलिटीज कम हो, ठीक है जी। तो एफिशिएंसी जो है ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, एक डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट है। ये हमको बताता है व्हाट इज क्या है, ये नहीं कि व्हाट आउट, ठीक है। नॉर्मेटिव रिलेट करता है इक्विटी से कि कितना मतलब सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो इक्विटी है, वो नॉर्मेटिव से रिलेट करता है। बात क्लियर हुई। आगे देखिए, मैचिंग्स था इसमें, स्पेसिफिक फैक्टर। अब देखो इसमें पहले देखते हैं हमको पता क्या क्या था। जो नॉर्मल एक इकोनॉमिक स्टूडेंट, जहाँ जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसे जो चीज़ पता थी वो क्या थी। इमर्सराइजिंग ग्रोथ बच्चा जानता था कि भाई जगदीश भागवती ने दिया, बहुत रटवाया था आपको ये। तो बी का थर्ड आ जाना है। अब इसी से सही आंसर पता चल रहा है बस, और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आगे बढ़ो बस, ठीक है। बाकी हम पढ़ लेते हैं वैसे। इसके अलावा सेकुलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट भी आपको पता है कि ये पैरबिस सिंगर ने दिया है। डी का फर्स्ट आएगा। मर्सेंटलिज्म थ्योरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो थॉमस मून एंड स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल समरसन जोन्स। ये आगे वाले एग्जाम के लिए आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी एंड इंक्रीज इन सेविंग रेट। न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के अकॉर्डिंगली सेविंग रेट बढ़ेगा तो क्या होगा। अच्छा, अब ये आपका आ गया सोलो मॉडल, जो हम सोलो ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं ना, वो है ये। अब मैं आपको थोड़ा लेके चलती हूँ सोलो मॉडल, एकदम थोड़ा रिवाइज करते हैं दिमाग में। सोलो का ये न्यू क्लासिकल मॉडल, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती थी, कंक्लूजन में इसके सम ऑफ वेरियस रिजल्ट्स में क्या पढ़ा था। इसमें हम ये पढ़ते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और लेबर फोर्स एंड इज एक्सिजनस ऑफ द सेविंग रेट। की जो आउटपुट का ग्रोथ रेट है लॉन्ग रन में, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, जो आउटपुट का ग्रोथ रेट है लॉन्ग रन में, वो सेविंग से एक्सिजनस है। दैट मीन्स वो सेविंग पर डिपेंड नहीं करता। सेविंग रेट जो है वो स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट इन आउटपुट को डिटरमाइन नहीं करती, पर वो स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम को प्रभावित कर सकती है। ये पढ़ा था। अब देखिए ध्यान से, स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट होता क्या है। स्टेडी स्टेट, जब मैं ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट की जिसे बात कर रही हूँ, है ना, स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, दैट इज द रेट एट विच टोटल आउटपुट ग्रोज इन द लॉन्ग रन। स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक अगर मैं स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स रेट ऑफ जीडीपी, क्योंकि मैं स्पेसिफिक आउटपुट की यहाँ बात कर रही हूँ, पर कैपिटा की नहीं। सो रेट एट विच टोटल आउटपुट या जीडीपी ग्रोज इन द लॉन्ग रन। आ गया समझ। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, फिक्स लेवल ऑफ इनकम पर पर्सन, द इकोनॉमी सेटल्स एट व्हेन कैपिटल पर वर्कर स्टॉप्स चेंजिंग। तो स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट क्या हुआ कि आउटपुट का रेट जिस पर आउटपुट लॉन्ग रन में ग्रो कर रहा है, एंड एक होता है स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। दोनों कंसेप्ट में फर्क है, ठीक है। स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब है इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम का फिक्स्ड लेवल। फर्क समझ आया ना, क्योंकि यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। सो दैट इज अ फिक्स लेवल ऑफ इनकम पर पर्सन, ठीक है।
तो अब सेविंग रेट जो है वो स्टेडी स्टेट ग्रोथ ऑफ आउटपुट को प्रभावित नहीं करता, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। दैट मीन्स ये लॉन्ग रन ग्रोथ को प्रभावित नहीं करता सेविंग रेट, है ना। बट सेविंग रेट इसको इफेक्ट कर सकता है, स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। दैट मीन्स हाउ रिच द इकोनॉमी बिकम्स पर पर्सन, लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम को वो प्रभावित कर सकता है सेविंग रेट। हाइयर सेविंग होगी, ज्यादा सेविंग होगी, मोर कैपिटल पर वर्कर, हाइयर स्टेडी स्टेट पर कैपिटा इनकम, बट ग्रोथ इवेंचुअली स्टॉप्स, यानी कि इट डजंट इफेक्ट द स्टेडी स्टेट ग्रोथ ऑफ आउटपुट। तो कंक्लूजन समझ आ गई क्या है वैसे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या आना चाहिए फिर, इट कैन रेज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन बट नॉट लॉन्ग रन, ठीक है। डिक्रीज तो वैसे ही नहीं करता, डिक्रीज में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास सोचने वाली बात। इंक्रीजेस लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ये हमने डायरेक्टली पढ़ लिया कि वो करता ही नहीं, और यहाँ पे हमने साफ साफ पढ़ा कि भाई ठीक है, अगर हाईएस्ट सेविंग होती है तो पर कैपिटा इनकम का लेवल जो है स्टेडी स्टेट लेवल बढ़ सकता है, पर वो ग्रोथ इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगी, लॉन्ग रन नहीं रहेगी जितनी देर टेक्नोलॉजी नहीं इंप्रूव होती। मतलब उसके साथ हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी अगर होगी तभी वो जो लॉन्ग रन ग्रोथ ये वाला है स्टेडी स्टेट ग्रोथ ऑफ आउटपुट, तभी ये वाला प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ए पॉजिटिव आउटपुट गैप वेयर आउटपुट गैप इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट माइनस पोटेंशियल आउटपुट। अब इसका मतलब समझिए, एक्चुअल आउटपुट क्या है, पोटेंशियल जितना हो सकता है एक्चुअल जितना है। अब अगर तो मैं कहूंगी भी पोटेंशियल ज्यादा था पर एक्चुअल कम हुआ, वो बात मानने को आती है भी, ठीक है, कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना। इफ आई एम सेइंग कि पोटेंशियल था 10 लाख का और एक्चुअली जो है आउटपुट वो 5 लाख का ही बना, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन हुई है चीजों की। पर यहाँ पे वो कह रहा है पॉजिटिव आउटपुट, ये नेगेटिव आउटपुट गैप है। अब वो कह रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या है कि एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है और पोटेंशियल कम था, दैट मीन्स यहाँ पे अंडर ओवर यूटिलाइजेशन हुई है। फिर पोटेंशियल कम था बट एक्चुअल ज्यादा है, इनके ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके कारण ही तो वो पॉजिटिव हुआ, समझ गए। जैसे वर्कर्स डूइंग ओवर टाइम, मशीन्स वर्किंग नॉन स्टॉप, ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइन प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स को कौन सी स्टेटमेंट सही डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स रेफर ओनली टू गवर्नमेंट ओनरशिप, नहीं गवर्नमेंट ओनरशिप की तो नहीं इसमें सिर्फ बात आती। प्रॉपर्टी राइट्स आर इनफॉर्मल सोशल रूल्स, कहता है कि इनफॉर्मल सोशल रूल्स होते हैं जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, नहीं। प्रॉपर्टी राइट्स असल में एक लीगली इन्फोर्स्ड राइट्स होते हैं कि ये चीज किसकी है, ये चीज किसकी है, इस पर राइट किसका है, इस रिसोर्स को कैसे और किसने यूज करना है, किसका है ये, है ना, इस तरह के राइट्स। देन हाउ ए रिसोर्स इज यूज्ड, ऑन्ड एंड ट्रांसफर्ड, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए मैचिंग्स हैं। हाँ, इनकम बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 किस केस में होती है। ये मैंने आज हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली कोर्स में क्लास लगी थी उसी में ये एग्जांपल दी थी, बताया था कि इनकम इलास्टिसिटी जब ग्रेटर देन 1 हो तो वो गुड्स लग्जरी गुड्स होते हैं। डायरेक्ट देखो क्वेश्चन आया वहां से। फिर क्रॉस, ये भी अभी किया था हमने कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में, नेगेटिव होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस, ये अभी करना है हमको कोर्स में अपना क्लास दिसंबर वाले बैच में, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। नेगेटिव इनकम इफेक्ट किस में होता है, इंफीरियर गुड्स में, इनकम बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हुई, तो फोर्थ आंसर इसका सही हुआ। अब ये जो प्राइस कंजम्पशन कर्व वाला कंसेप्ट है ये हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए प्राइस कंजम्पशन कर्व इस तरह से ट्रेस करता है प्राइस इफेक्ट को, बेसिकली ऐसा इसका डायग्राम बनता है पूरा प्राइस इफेक्ट को। ये हमारी प्राइस लाइन हुई, प्राइस लाइन हुई, और ये हमारा जो कर्व बना इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। जब किसी वस्तु का प्राइस कम होता है तो ये लाइन आगे की तरफ प्राइस लाइन शिफ्ट होती है ना, ऐसे आगे की तरफ। तो इसको जब हम ट्रेस कर देते हैं तो वो प्राइस कंजम्पशन कर्व बन जाता है। अब इसकी अलग अलग शेप्स होती हैं, ये अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, डिफरेंट शेप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कमोडिटीज की टाइप क्या है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो बनाया ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है तो इसका मतलब क्या होता है, means that as a price of good x falls the consumer purchases a larger quantity of good x, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्या है कि जैसे जैसे गुड का प्राइस एक्स, ये एक्स गुड है, एक्स गुड का प्राइस कम होता जा रहा है तो कंज्यूमर जो है उसकी पहले से ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है। ये देखो पहले इतनी खरीद रहा था फिर इतनी,
फिर इतनी ज़्यादा पहले से खरीदता जा रहा है और वाई की क्वांटिटी को स्मॉलर कर रहा है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग यही दिखा रहा है ना हमको। इन अदर वर्ड्स या अदर शब्दों में, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड चेंजेस फॉर विच डिमांड इज इलास्टिक। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स जो था, है ना, एक्स जो था, इसकी डिमांड इलास्टिक थी ज़्यादा, तो प्राइस चेंज होने से इसकी डिमांड पे काफ़ी फ़र्क पड़ा। बात समझे? जबकि वाई की डिमांड कम इलास्टिक थी एज़ कंपेयर टू एक्स, तो उसकी डिमांड पे कम फ़र्क पड़ा। तो कहता है कि जब उस गुड का प्राइस चेंज होता है जिसकी डिमांड इलास्टिक होती है, जैसे कि एक्स की डिमांड इलास्टिक थी, उसका प्राइस चेंज हुआ, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बना। या हम ऐसा भी बोल देते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं या नॉर्मल गुड्स होते हैं, उसके केस में ये डाउनवर्ड स्लोप करते हैं, क्योंकि हम एक गुड को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट करी जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इसकी कम क्वांटिटी, इसकी बढ़ाई जा रही है, इसकी कम करी जा रही है, इसकी बढ़ाई जा रही है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गई ये। तो इस केस में अब क्या आएगा फिर इसका आंसर, डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व, जब रिलेटिव इलास्टिक डिमांड होती है एक्स की उस गुड की जिसका प्राइस कम हो, तो ये आ गया। ठीक है जी, आगे देखिए, asymmetric information, which of the following are true pertaining to the problem of asymmetric information। asymmetric information क्या होती है कि पूरी information ना होनी, सेलर्स हैं, बायर्स हैं, दोनों में से किसी एक को पूरी जानकारी नहीं है, अब उसके कारण भी मार्केट फेलियर आता है, ये भी एक मार्केट फेलियर का कारण है। आप सारे पॉइंट्स पढ़िए। सेलर्स कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बाय सेंडिंग बायस सिग्नल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, एक मार्केट सिग्नलिंग का मॉडल होता है, मार्केट सिग्नलिंग का, जो कि स्पेंस ने दी है, मार्केट सिग्नलिंग का मॉडल स्पेंस ने दी है। उसमें कहते हैं कि सिग्नल्स देके किसी तरह से जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है इस पर काबू डाला जा सकता है। जैसे कि एक बंदा जो है इंटरव्यू देने जा रहा है, वो अपने, जो उसको हायर कर रही है एजेंसी, उसको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, अपनी डिग्रीज़ वगैरह, अपना रिज़्यूमे, ये चीज़ें दिखाकर अपने बारे में जानकारी देकर असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम को कम करता है ना? कि एम्प्लॉयर को पता चलता है कि भई कौन कितने पानी में, मुझे किसे रखना चाहिए, किसे नहीं, तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं कम हो रही है उन दोनों में। तो ये मार्केट सिग्नलिंग। अब इसी तरह कहते हैं सेलर्स जो है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं बाय सेंडिंग बायर सिग्नल अबाउट द, कि सिग्नल्स भेजकर बायर को अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, इस तरह से उसको कम किया जा सकता है कि भाई इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, ताकि उस असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से डील किया जा सके। ठीक है, फिर इफ ए सेलर है ऑफ ए प्रोडक्ट हैज बेटर इन्फॉर्मेशन, अगर कहते हैं सेलर को प्रोडक्ट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बायर से, देन बैड प्रोडक्ट्स टेंड टू ड्राइव, बिल्कुल ये हो गई एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम। एडवर्स सिलेक्शन जिसको मार्केट ऑफ लेमन्स भी बोलते हैं, जिसमें वो जो गुड क्वालिटी कार्स को ड्राइव आउट कर दिया जाता है मार्केट से बाय बैड क्वालिटी कार्स, है ना, वो चीज़ हो गई है, बिल्कुल ठीक। अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, कहते हैं एफिशिएंसी वेज थ्योरी के अकॉर्डिंगली, वेज लोअर देन द कॉम्पिटिटिव वेज इंक्रीजेस वर्कर प्रोडक्टिविटी बाय डिस्करेजिंग वर्कर्स फ्रॉम शर्किंग ऑन द जॉब। देखो, एफिशिएंसी वेज थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, एफिशिएंसी वेज थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव वेज से वेज ज़्यादा दी जाए, लोअर नहीं दी जाए, ज़्यादा दी जाए, तो उससे वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वर्कर्स काम से जी नहीं चुराएंगे, वेज उनको ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे एक वर्ड उल्टा यूज़ किया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर एडवर्स सिलेक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द इंश्योरेंस मार्केट। बिल्कुल, अब देखो मैंने ना असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की क्लास में एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजर्ड, इन दोनों को इंश्योरेंस मार्केट एंड क्रेडिट मार्केट दोनों की एग्जांपलों से समझाया था। इंश्योरेंस मार्केट एंड क्रेडिट मार्केट, इन दोनों मार्केट्स में एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजर्ड की प्रॉब्लम्स रहती हैं, एग्जाम्पल्स से समझाई हुई हैं ये चीज़ें, है ना। तो बिल्कुल सही है ये। फिर ओनर्स कैन, इसकी यूट्यूब पर भी होगी क्लास, आप देखना। ओनर्स कैन अवॉइड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बाय डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गिव देयर एजेंट्स इंसेंटिव टू परफॉर्म बेटर। हाँ, अब ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्रिंसिपल एजेंट में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली चीज़ समझाई थी कि एक प्रिंसिपल है, इनके वन पार्टी, वो हायर कर रहा है दूसरे पार्टी को, जो दूसरी पार्टी जो है उसको एजेंट बोला जा रहा है, जो हायरिंग पार्टी है वो प्रिंसिपल है। ठीक है, ये ऐसा भी बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल है दैट रिलाइज ऑन द एजेंट। तो अब इनमें भी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉई, अब एम्प्लॉई में शक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ नॉट मॉनिटर्ड, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ गई ना, भी एम्प्लॉई काम से जी चुराएगा, काम कम करेगा अगर ठीक से उसको एम्प्लॉयर वॉच डाउन ना करे।
तो दैट इज अ प्रिंसिपल एजेंट। ये भी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम भी एक असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का ही हिस्सा है। तो कहता है कि जो ओनर्स है, जैसे मान लो एम्प्लॉइज हैं, वो इस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स की वो इस तरह से डिजाइन करें कि उनको पहले ही अपने जो हैं एम्प्लॉइज हैं उनको बता दें कि भाई तुमको इंसेंटिव मिलेगा अगर तुम अच्छा काम करोगे। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इस तरह से इस प्रॉब्लम को जो है अवॉइड कर सकते हैं, है ना? कि जैसे अगर एम्प्लॉयर पहले ही लिख दे कि भई तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट है और तुम्हें ये इंसेंटिव मिलेगा अगर तुम अच्छा काम करोगे, तो फिर जो एम्प्लॉयी है वो काम से कम जी चुराएगा। तो वो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कम किया जा सकता है। मतलब ये जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की, इसको अवॉइड किया जा सकता है। 4th आ गया आपका, ठीक है? इसमें हमने वो एग्ज़ाम्पल पढ़ी हुई है एडवर्स सिलेक्शन इंश्योरेंस मार्केट में कि एक बंदा जो पहले से बीमार है, वो इंश्योरेंस ले रहा है ना? तो उसके कारण इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो रहा है। अब इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं पता था कि ये बंदा पहले से ही बीमार है ना? तो वो इस कारण अपना प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। तो वो प्रीमियम बढ़ने के कारण जो नॉर्मल बंदा है, जो नहीं भी बीमार है, उस बेचारे को भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना? तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि कौन पहले से बीमार है, कौन आजकल तो सिचुएशन वैसे बदल गई है, आजकल तो बोलते हैं कि भई सारा चेकअप अपना करवाओ, पहले कोई मेजर डिसीज़ तो नहीं है इंश्योरेंस से पहले, है ना? तो वो चीज़ आ गई। अब इंश्योरेंस क जो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, वो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। उसको नहीं पता कि कौन हेल्थी इंडिविजुअल है, कौन अनहेल्थी इंडिविजुअल है ना? वो चीज़। आगे देखिए। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन आईएसएलएम फ्रेमवर्क इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से कह रहा है क्या होगा? देखो, अगर यहाँ पे अब आईएसएलएम मॉडल के बारे में अगर हम थोड़ा-सा सोचें तो हमने ना एक कहाँ गया? हम एक आईएस कर्व में पढ़ते हैं कि आईएस कर्व का जो स्लोप है ना, वो मल्टीप्लायर पर डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो, मेरी बुक में भी है ये। आईएस कर्व की ढलान, आईएस कर्व कैसे बनता है? लेट्स सी, ये आईएस कर्व है, नेगेटिव स्लोपिंग। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे इनकम है। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी यानी कि ये फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा है। फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू आईएस कर्व। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, आईएस कर्व आगे शिफ्ट हो गया ऐसे, है ना? तो इंक्रीज इन इनकम बाय मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब चाहे इसको आप मल्टीप्लायर के नज़रिए से देख लो कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इनकम जो है मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी। चाहे इस नज़रिए से देख लो, चाहे कर्व्स से अगर समझाऊँ तो पहले मेरा इक्विलिब्रियम मान लो यहाँ पर था, ठीक है ना? तो अब जैसे ही ये कर्व आगे की तरफ गया क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जिसको बोलते हैं वो हुई, तो इनकम बढ़ी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? पहला वाला ठीक है। आगे देखो, शिफ्ट इन आईएस कर्व टू द राइट, बिल्कुल ठीक है। आगे की तरफ राइट की तरफ आईएस कर्व शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? लीडिंग टू डिसइक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। ये मनी मार्केट का कर्व ये है, एलएम कर्व, ये है एलएम कर्व, है ना? पहले यहाँ पर था हमारा, अब ऊपर चले गए हम। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला था, अब जैसे ही आईएस कर्व ऊपर गया तो वो एक डिसइक्विलिब्रियम हो गया मनी मार्केट में एट गिवन इंटरेस्ट रेट, कि अब वो यहाँ पे कट नहीं कर रहा, ऊपर कट कर रहा है उसे। ये वाला भी बिल्कुल ठीक है। अब आगे, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड विल बी हायर। मनी डिमांड भी बढ़ेगी, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड भी बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, गवर्नमेंट जैसे खर्चा ज़्यादा करेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी डिमांड फॉर मनी भी लोगों की बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज़। नहीं, ये देखो जैसे ये कर्व आगे जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ये गलत हो गया फिर, है ना? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज़ लीडिंग टू इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड। आईएसएलएम फ्रेमवर्क में तो ये चीज़ नहीं हो रही यहाँ पे, है ना? टू इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड, तो ए, बी, सी आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, आगे देखो, करंट अकाउंट बैलेंस में कौन-सी चीज़ें आती हैं? देखो, याद करो करंट अकाउंट में हमने क्या पढ़ा हुआ है? एक्सपोर्ट आ जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज़ के यूनिलैटरल रिसिप्ट्स आगे पेमेंट्स आ गई, फिर जो इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड रिसीव किए जा रहे हैं इससे, है ना? इन फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट्स बाय फॉरेन कंट्रीज़। अब फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है
है ना? तो हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करके जो उससे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड मिल रहा है वो अपने कंट्री में लेके जाएँगे, ये वाली चीज़। ये करंट अकाउंट का हिस्सा है। अब इसी तरह अगर फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे जो चीज़ आएगी वो हमारे अपने यहाँ पे लेके आ रहे हैं, अपने देश में लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव्ड वो इसमें आता है, ऐसे होता है ये। ठीक है? तो अब इसमें कौन-सी चीज़ें आ गई? इसमें एक तो आ गया आपका इनविजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का मतलब होता है सर्विसेज़, सर्विसेज़ का ट्रेड आ गया। फिर और क्या आ गया इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बिल्कुल ठीक है। ये आपका कैपिटल अकाउंट का हिस्सा हो गया, तो थर्ड वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है? आगे देखिए, स्टॉपलर से मल्सन थ्योरम पोस्टुलेट क्या करता है? अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या पढ़ा हुआ है। स्टॉपलर से मल्सन में हमने ये पढ़ा था, एन इंक्रीज़ इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी का अगर प्राइस, रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है दूसरी कमोडिटी के कंपैरिज़न अगर उसका प्राइस बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, अर्निंग्स बढ़ती हैं, ध्यान से समझो। रेज़ेज़ द अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। इन ये वाला कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं? अबंडेंट फैक्टर की। अबंडेंट फैक्टर की, जैसे इंडिया में लेबर ज़्यादा है, इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है ना? तो वो कहता है कि जैसे इंडिया में अगर लेबर का प्राइस बढ़ा, तो इससे जो लेबर है इसकी अर्निंग्स है, यानी कि वेजेज़ लेबर की, वो बढ़ेंगी। सो इंक्रीज़ इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, लेबर का प्राइस नहीं बढ़ा सॉरी, लेबर से प्रोड्यूस होने वाली कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, है ना? रिलेटिव प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, लेबर से प्रोड्यूस होने वाली कमोडिटी का प्राइस बढ़ा और उससे लेबर के रिटर्न्स बढ़े, यानी कि लेबर की अर्निंग्स यानी कि वेजेस बढ़ी। यही चीज़ पढ़ी? तो अबंडेंट फैक्टर गेन किया यहाँ पे। ऐसा भी इसको बोल सकते हो, एज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अबंडेंट फैक्टर गेन्स। ठीक है? तो अब इसमें भी यही कहा, देखो इंक्रीज़ इन द रिलेटिव, सेम वही लफ्ज़ है, सेम वही लाइन है जो पढ़ाई गई थी। एन इंक्रीज़ इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रेज़ेज़ द अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। यानी कि ये जैसे कि मान लो एक शर्ट है ना? ये एक लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है क्योंकि इसको लेबर ने बनाया बनाया है। तो अगर इसका प्राइस बढ़ेगा दूसरी कमोडिटीज़ के कंपैरिज़न, तो इससे वो कहता है अर्निंग बढ़ेगी उस फैक्टर की जो फैक्टर इसको बनाने में ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है? तो इस जैसे मैंने कहा ये एक लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, यानी कि इसको बनाने में लेबर ज़्यादा यूज़ है ना? तो उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी। हुई क्लियर? आगे देखो, इफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट मार्केट्स आर कॉम्पिटिटिव एंड फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग देन द इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ये उसने पता क्या है? ये उसने प्रोडक्ट एग्ज़ॉस्शन थ्योरम की बात करी है। प्रोडक्ट एग्ज़ॉस्शन थ्योरम। अगर हर एक फैक्टर को उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट की अकॉर्डिंगली पे किया जाता है, तो टोटल प्रोडक्ट विल एग्ज़ॉस्ट। So if both input and output markets competitive, यानी कि there is perfect competition, firms profit maximizing है, then in equilibrium each firm factor of production earns equal to its value of marginal product। ये आपकी आ गई वो थ्योरी। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम पढ़ते हैं वो है ये। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट की। तो वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल, ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न्स इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ इट्स, मतलब उसने जितना मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट वो अर्न कर रहा है। आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पॉवर्टी वेटेड इंडाइसेस ऑफ ग्रोथ इज, पॉवर्टी वेटेड इंडाइसेस जो होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के पीछे का आइडिया। पॉवर्टी वेटेड ग्रोथ इंडाइसेस जो होते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है कि पुअर जो है, गरीब जो है वो पीछे ना रह जाए कहीं, है ना? सो गिविंग इक्वल वेट टू ऑल इनकम ग्रुप्स, और ऐसा बोल सकते हो कि सभी इनकम ग्रुप्स को इक्वल वेट या मोर वेट टू पुअर ग्रुप्स। सो टू गिव एट लीस्ट, मतलब कम से कम इक्वल वेट तो मिले है ना? टू गिव एट लीस्ट इक्वल वेट टू ऑल इनकम ग्रुप्स इन द सोसाइटी। हेरेड डॉमर मॉडल के बारे बारे में करेक्ट क्या नहीं है? अब देखो, इसके बारे में समझो, हैरेड डॉमर मॉडल के बारे में। हैरेड डॉमर मॉडल में हम जो 3 रेट्स पढ़ते हैं ना, उसमें आपको आपको याद हो तो जो नेचुरल रेट होता है, नेचुरल ग्रोथ रेट, वो किस पे डिपेंड करता है?
टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, लेबर फोर्स पर डिपेंड करता है ना? पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है, नेचुरल ग्रोथ रेट। तो पहले वाला ऑप्शन ठीक है, द नेचुरल ग्रोथ रेट इज मेड अप ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। अब सेकंड में क्या कहा है उसने, इफ एक्चुअल ग्रोथ इज ग्रेटर देन द वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, अगर एक्चुअल ग्रोथ वारंटेड रेट ग्रोथ रेट से इक्वल ज़्यादा होता है, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिवर्ज, यानी कि कम होता जाएगा, यानी कि वारंटेड ग्रोथ रेट से डिवर्ज होता जाएगा तब तक जब तक वो नेचुरल ग्रोथ रेट पर नहीं पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ रेट कांट बी ग्रेटर देन नेचुरल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट कांट बी, लॉन्ग रन में मतलब वो उससे ग्रेटर नहीं हो सकता, शॉर्ट रन में हो सकता है, लॉन्ग रन में एक्चुअल ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों है देखो, समझो। अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से इक्वल हो गया तो ऐसा बोला, समझिए ना उस चीज को, इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर देन व्हाट इज पॉसिबल। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, व्हाट इज पॉसिबल, कि कंट्री के पास जितने रिसोर्सेज हैं, है ना, जितनी टेक्नोलॉजी है, उसके चलते कितना अचीव किया जा सकता है ना, कितना कर सकता है इकोनॉमी ग्रोथ। तो वो कहता है कि एक्चुअल जो है वो पॉसिबल से ज्यादा कैसे हो सकता है, कि पॉसिबल ही अगर इतना था, है ना, पॉसिबल ही अगर इतना था तो एक्चुअल कांट बी ग्रेटर देन पॉसिबल। बात समझे? सो लॉन्ग रन में वो चीज नहीं पॉसिबल है, दैट इज अनसस्टेनेबल सिचुएशन इन द लॉन्ग रन। दैट्स वाई थर्ड ठीक है, मतलब थर्ड रॉन्ग, नोट करेक्ट था तो सही हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर, हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट जो हम पॉइंट पढ़ते हैं इसका, नाइफ एज इक्विलिब्रियम, उसमें क्या होता है, तीनों इक्वल हो, दैट इज अ नाइफ एज इक्विलिब्रियम। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी, आई होप यू लाइक दिस सेशन। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दिए हैं। थैंक यू।